आवाज नहीं रही। सूचना देख पा रहे हो? देख रहे हो ना सूचना? हाँ जी, सूचना अच्छे से देख लीजिएगा। आपको बता दूं कि अब की बार 7 अप्रैल जो संडे आ रहा है 8:30 बजे क्लास स्टार्ट होगी। उसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा आप भी सुन लीजिएगा। पूरी प्रोसेस बता देता हूँ। 50 MCQ क्वेश्चंस होंगे। पहले टेस्ट होगा आपका, आधा घंटा पौन घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको। 50 MCQ क्वेश्चंस होंगे। उस 50 MCQ क्वेश्चंस के बाद क्लास होगी आपकी, जिसके अंदर हम संपूर्ण राजस्थान के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को कंप्लीट करेंगे। तब तक आपका जो 50 क्वेश्चंस का जो टेस्ट हुआ उसकी आंसर की आ जाएगी, और जब आंसर की आ जाएगी तो आपको रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ये भी ध्यान रखें। और देख लीजिए, जोधपुर में पहली बार निःशुल्क ऑफलाइन क्लास में पढ़ने का सुनहरा अवसर, फ्री ऑफलाइन क्लासेस। 4 रविवार 4 विख्यात विशेषज्ञों द्वारा अपने विषय का विश्लेषण करें। क्लास 7 अप्रैल को है, और जिसको भी ध्यान रखिएगा इस क्लासेस के अंदर पार्टिसिपेट होना है तो QR कोड दे रखा है, उस QR कोड से इस रजिस्ट्रेशन करें। और भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, वहाँ से आप जानकारी ले लें। ओके? अरे कंप्लीट ना? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट सुन रहे हो? बुलाऊं हूँ मैं थाने 7 तारीख ने, न्यू तो देऊ हूँ, सगला न्याणो है, आवोला? हाँ, मारे जची तो मैं थाने नाश्तो भी कराऊंला, जची तो। क्या क्या बोल रहे हो? वहां बहुत आते हैं तो छो आते ना, पागल हो गया। शादी में बहुत लोग आते तो कहते इतना क्यों खा के जाएंगे, क्यों चिंता कर रहा है? ऑनलाइन नहीं मिलेगी, ऑफलाइन मिलेगी। ऑफलाइन आप आओ, 4 से 5 घंटे आपको बिल्कुल राजस्थान से रिलेटेड पूरी जानकारी दी जाएगी, प्लस टॉप 20 स्टूडेंट्स को कुछ उपहार भी मिलेगा ना, गिफ्ट भी मिलेगा इनको, बिल्कुल गिफ्ट मिलेगा। टॉप 20 स्टूडेंट्स को बुक्स मिलेगी, और बुक्स मुझे जो अच्छा लगेगा वो बुक्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। जैसे साइंस के सर की है, और रमेश सोनी सर की बुक्स है, करंट अफेयर्स की भी है। आप जो मुझे अच्छा लगेगा, और मुझे अच्छा लगा तो एक ही स्टूडेंट को क्या पता तीनों बुक प्रोवाइड करवा दूं, टॉपर्स को। ये भी ध्यान रखना, टॉपर्स कौन से? टॉप 20 ध्यान रखिएगा। ओके? कंप्लीट ना? तो मिलते हैं। इतने दूर से कैसे आए सर जी? आ जाओ, क्या बात है, एक दिन की बात है। शाम तक जोधपुर पहुंच जाओ, क्लास ले लो, और 12:30 बजे वापस अपने घरों की तरह निकल जाओ। मतलब 50 क्वेश्चंस का, मेरी बात सुनो, इसका उद्देश्य यही है कि आपने 100-150 में तो एग्जाम दिया ही दिया, 1000 स्टूडेंट्स के अंदर अपनी रैंक देखे कि अपनी रैंक कौन सी आ रही है। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें। सर हम इस क्लास को कैसे देखें? ऑफलाइन देखें, ऑनलाइन नहीं दिखेगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट बताओ, लास्ट कहां तक पढ़ा हमने? अलाउद्दीन हमीरदेव संघर्ष कल पूरा समझा दिया था। अरे बताओ, समझा दिया था? समझा दिया था ना? कहां तक समझाया था? चिमना बानो बता दिया था ना?
शरण किसने दी थी? हमीरदेव चौहान ने। तो सुन लो और समझ लो, अलाउद्दीन खिलजी ने, कारण चाहे कोई भी हो, चिमना बानो, मोहम्मद शाह प्रेम प्रसंग हो, चाहे गुजरात अभियान हो, अलाउद्दीन खिलजी ने उल्लुक खां और नुसरत खां के नेतृत्व में क्या भेजी? सेना भेजी। कहाँ? रणथंबोर। अब देखो और समझो, सेना लेकर कौन कौन आ रहे हैं, जल्दी से बताओ। उल्लुक खां व नुसरत खां, इन दोनों को भेजा। और इन्होंने बनास नदी के आसपास पहले क्षेत्र को कहा जाता था हिंदुवाट का क्षेत्र। कौन सा? अरे बोलो। हिंदुवाट का क्षेत्र कहा जाता था। इस हिंदुवाट क्षेत्र में आकर अपनी सेना का क्या डाला? पड़ाव। अब सुनो, इधर है बताओ कौन सा भोर, और रणथंबोर में राजा थे बताओ कौन? अब हमीरदेव चौहान जो थे ना स्टूडेंट, ये कोटिजन यज्ञ में एक इन्होंने यज्ञ करवाया। कौन सा यज्ञ? और इस कोटिजन यज्ञ के जो पुरोहित थे, क्या थे? पुरोहित का नाम था विश्वरूप। क्या नाम था? विश्वरूप नाम था। विश्वरूप नाम था। क्या नाम था? अब कोटिजन यज्ञ क्या होता था और क्या नहीं होता था, अच्छे से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। कोटिजन, देखो पहले कोई भी, जैसे मैंने कल आपको राजसूय यज्ञ बताया था ना, तो राजसूय यज्ञ का एक नियम था कि ये यज्ञ तब ही पूर्ण माना जाएगा जब इस यज्ञ में आसपास की रियासतों के राजा भाग लेंगे। बताया था? अरे बताया था ना। तो सुनो और समझो, ऐसे ही कोटिजन यज्ञ का एक नियम था कि राजा इस यज्ञ को करवाने के बाद, यज्ञ जब पूर्ण हो जाएगा तो राजा एक निश्चित समय के लिए मुनि रूप धारण करेगा। कौन सा रूप? बोलो। मुनि रूप का मतलब समझे? मतलब राज दरबार के राजा के सभी काम त्याग कर भगवान का ध्यान लगाएगा और सिर्फ पुण्यार्थ और धर्मार्थ कार्य करेगा। इस मुनि रूप के दौरान दुश्मन सेना का आक्रमण हो जाए तो भी वो राजा युद्ध लड़ने नहीं जा सकता, और अगर वो राजा चला जाता है या कोई काम कर लेता है तो कोटिजन यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। तो सुनो और समझो, हमीरदेव चौहान ने कोटिजन यज्ञ पूर्ण करवाया, और पूर्ण करवा के कौन सा रूप धारण किए हुए थे बताओ? अरे बोलो, अरे बोलो। मुनि रूप धारण किए हुए थे। तो अब बताओ, हमीरदेव युद्ध लड़ने जा सकते हैं क्या? तब दरबार के जितने कितने भी हमीरदेव के मंत्री थे, उन सब ने बताओ क्या बुलाई? जल्दी से बताओ। बैठक बुलाई, और बैठक बुलाकर निर्णय लिया कि दुश्मन सेना हिंदुवाट के क्षेत्र में पड़ाव डाले बैठी है, और हमीरदेव ने मुनि रूप धारण किया हुआ है। इस दुश्मन का सामना करने के लिए जाएगा कौन? तब इस बैठक में निर्णय लिया गया और भेजा गया इधर से भीम सिंह और धर्म सिंह को। बताओ किसके नेतृत्व में सेना गई? अब बताओ ये सेना गई कहां? और दोनों सेनाओं के बीच में भयंकर क्या हुआ? इस युद्ध में अनलिमिटेड जूते पड़े किसके? उल्लुग और नुसरत खां के। उल्लुग और नुसरत खां पराजित होकर भागे यहां से, और विजय हुई किसकी? भीम सिंह और धर्म सिंह की। तो सुनना और समझना, भीम सिंह और धर्म सिंह की विजय हुई। तब इनका उल्लुग खां और नुसरत खां का जो खजाना था, वो खजाना भी लूट लिया किसने बताओ?
भीम सिंह धर्म सिंह ने, और भीम सिंह और धर्म सिंह खजाना लूट कर लेकर आ रहे थे कहाँ, रणथंबोर की तरफ। तब उल्लुग और नुसरत ने कहा कि अगर हार कर पहुंचे किसके पास तो हमें मौत के घाट उतार देगा अलाउद्दीन। तो कहा क्या करें, तो कहा कि हम वापस पीछे से अटैक करते किन पर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, भीम सिंह और धर्म सिंह पर पीछे से वापस अटैक किया किसने, उल्लुग और नुसरत खान ने। तब याद रखिएगा ये बात पता चली भीम सिंह और धर्म सिंह को, कहा कि दुश्मन सेना वापस आ रही है हमारे पीछे। तो भीम सिंह ने आदेश दिया धर्म सिंह को, कहा कि धर्म सिंह तुम सेना लेकर जाओ और ये लूटा हुआ खजाना लेकर रणथंबोर जाओ। भीम सिंह ने कहा हम दुश्मन सेना का सामना करेंगे। धर्म सिंह आए और दुश्मनों से लड़े। अब उल्लुग और नुसरत से लड़ रहे थे, पर उल्लुग और नुसरत का एक सेनानायक आ गया साथ में जिसका नाम था अल्प खां। बताओ कौन, और अल्प खां से लड़ते हुए मारे गए कौन, अरे बोलो, भीम सिंह मारे गए। और उल्लुग और नुसरत फिर चले गए कहाँ, दिल्ली, क्योंकि अब उन्होंने हमीर देव के एक सेनानायक को मौत के घाट उतार दिया। ओके, अब सुनो, इधर हमीर देव चौहान ने कोटिजन यज्ञ पूर्ण हुआ, मुनि रूप पूर्ण हुआ, दरबार में आए। कहाँ आए, दरबार में आए। तो दरबार में सभी बैठे थे, पर हमीर देव ने देखा तो भीम सिंह का स्थान खाली था, भीम सिंह के स्थान पर कोई नहीं बैठा। तो हमीर देव चौहान ने कहा कि आज हम मुनि व्रत पूर्ण करके आए हैं और भीम सिंह जी आज अनुपस्थित है, क्या वो हमारे कोटिजन यज्ञ पूर्ण होने की उन्हें खुशी नहीं है, इसलिए आज वो दरबार में नहीं आए। जब ये बात कही तो सभी सेना नायकों के मंत्रियों के सिर झुक गए। तब हमीर देव चौहान ने कहा बताओ हुआ क्या। तब सभी सेना नायकों ने कहा कि जब आप मुनि रूप धारण किए हुए थे, एकांत में बैठे थे, भगवान का ध्यान लगा रहे थे, तब दुश्मन सेना ने हमारे ऊपर अटैक किया और हिंदुवाट के क्षेत्र में सेना पड़ाव डाले बैठी थी। तब हमने आपातकालीन बैठक बुलाई और बैठक में निर्णय लिया कि दुश्मन सेना से लड़ने के लिए जो जाएंगे वो जाएंगे कौन, भीम सिंह और धर्म सिंह। ज्यों ही ये नाम लिया तो धर्म सिंह को खड़ा किया। धर्म सिंह को कहा बताओ धर्म सिंह युद्ध में क्या हुआ। तो धर्म सिंह ने कहा कि हम दोनों ने हिंदुवाट के युद्ध में दुश्मन सेना को पराजित किया। हम उनका खजाना लूट कर लेकर आ रहे थे राजधानी की तरफ। तब हमें पता चला कि पीछे से दुश्मन सेना वापस आक्रमण करने की फिराक में है। तब भीम सिंह ने मुझे आदेश दिया कि धर्म सिंह तुम ये लूटा हुआ खजाना राजधानी लेकर पहुंचो, हम दुश्मन सेना का मुकाबला करेंगे। और भीम सिंह लड़ते हुए दुश्मनों से वीर गति को प्राप्त हुए। जब ये बात कही तो हमीर देव चौहान दरबार में खड़े हुए और खड़े होकर कहा धर्म सिंह एक बात बताओ। कहा क्या। कहा कि हमारे रणथंबोर साम्राज्य के लिए भीम सिंह महत्वपूर्ण थे या लूटा हुआ खजाना जो तुमने उनको अकेले जाने दिया। अब धर्म सिंह कहे तो क्या कहे। धर्म सिंह कुछ बोले ही नहीं। तब हमीर देव चौहान ने कहा कि अगर आज धर्म सिंह मारे गए हैं तो तुम्हारी वजह से। हमीर देव ने कहा भीम सिंह मारे गए हैं तो धर्म सिंह तुम्हारी वजह से। हमीर देव ने आदेश दिया कि ले जाओ धर्म सिंह को जेल खाने में बंद कर दो और इनकी दोनों आंखें फोड़ दो। क्या फुड़वा दी गई, आंखें फुड़वा दी गई। किसकी बोलो, धर्म सिंह की। सुनते रहो स्टूडेंट, भीम सिंह और धर्म सिंह सिर्फ सेनानायक की नहीं थे, ये हमीर देव के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को भी संभालते थे, दीवान का कार्य करते थे। अब भीम सिंह मारे गए, धर्म सिंह को अंधा करवा दिया गया, अब दीवान का कार्य संभाले तो कौन संभाले।
तब याद रखिएगा स्टूडेंट अच्छे से, हमीर देव चौहान करे तो क्या करे, तब धर्म सिंह का ही भाई था। कौन था? हाँ, भाई था जिसका नाम था, कुछ दिमाग में से निकल रहा है, जिसने कहा हमीर देव चौहान को, कहा कि हमीर देव हम आपका दीवान का पद संभालने को तैयार है, अगर आपको कोई ऐतराज नहीं है। तो भोज, कौन था? भोज, जो भाई था किसका? धर्म सिंह का। भोज ने कहा कि हम कार्यभार संभालने को तैयार है दीवान का, हमें अच्छे से कार्य करना आता है। तो हमीर देव ने भोज को दीवान बना दिया। अब वो भोज रणथंबोर की प्रशासनिक और राजनीतिक स्थिति को सुधार नहीं सका। दिन ब दिन स्थिति नाजुक होती गई। किसकी? रणथंबोर की। इसी भोज ने 2 दंड नायक नियुक्त किए, रणमल और रतिपाल। इनको दंड नायक बनाया। इन्होंने रणथंबोर की जनता से तो कर वसूला, पर राजकोष में जमा नहीं करवाते, वो खुद ही खाते बेटे। तो रणथंबोर की दिन ब दिन स्थिति बिगड़ती गई। हमीर देव चौहान को बड़ा भयंकर गुस्सा आया और हमीर देव चौहान ने दरबार में से भगा दिया। किसको? भोज को। किसको? भोज ने कहा घोर अपमान हुआ है, इस अपमान का क्या लूंगा। मैं आपसे पूछता हूं, भोज को जब रणथंबोर दरबार से निकाला गया तो वो कहाँ गया? बोलो। अलाउद्दीन खिलजी के पास गया दिल्ली, और दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली जाकर कहा दरबार पहरेदारों को, कहा कि जाकर कहो सुल्तान को कि रणथंबोर का दीवान तुमसे मिलने आया है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा बुलाओ उनको, स्वागत, भव्य स्वागत के साथ लेकर आओ। भोज आया और भोज ने आकर कहा अलाउद्दीन, सुल्तान सुनहरा मौका है, भीम सिंह मारा गया था, धर्म सिंह की क्या फुड़वा दी आंखें, बड़ी नाजुक स्थिति में है रणथंबोर और हमीर देव चौहान, अब तू अटैक कर और फतेह कर किसको? रणथंबोर को। तो स्टूडेंट बिल्कुल सेना, पहले हमीर देव, अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा किसको? भोज को। कहा तुम दुश्मन के दीवान हो, हमारा भला क्यों सोच रहे हो? तब कहा स्टूडेंट, अमर सेवा समिति की स्थापना कब हुई? आपने 1918 बताया, आपके नोटिस में 1920 लिखा हुआ है। राजवीर सर स्प्रिंग बोर्ड वाले ने 1920 बताया, प्यारेलाल गुप्ता लिखा रखा है, शुद्ध गलत है। मैंने 1918 लिखाया ही नहीं है आपको, मैंने 1922 लिखाया है। कितना लिखाया है? अरे बोलो, कान खोल के सुन लेना। और यही अमर सेवा समिति जो है, ये पहले कहलाती थी चिड़ावा सेवा समिति। अब अच्छे से सुन लेना, ये जो भी कमेंट भेज रहा है पूरी चीज डाउट क्लियर कर रहा हूं, सुन लेना अच्छे से। चिड़ावा सेवा समिति पूछे तो तुम्हें कहना है 1918, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता द्वारा, ओके। और अमर सेवा समिति पूछे तो 1922, 20 भी नहीं, 1922। इस बात को अच्छे से ध्यान रखें, ओके। सर चिड़ावा सेवा समिति 1922 है, हाँ तो फिर मैंने उल्टा बोल दिया, तो ये हो सकता है, सुन लो। पहले अमर सेवा समिति कौन सी? अमर सेवा समिति 1918 और चिड़ावा सेवा समिति 1922। इस बात को कान खोल के सुन लेना, 1920 तो कहीं पर है ही नहीं, इस बात को ध्यान रखें। अब सुनो और समझो स्टूडेंट, क्या होता है और क्या नहीं होता है। अरे टेंशन मत लो, तुम्हें सब सही लिखाया हुआ है, पाने फिरोड़ो मत, मुझे सब पता है। अब सुनो और समझो अच्छे से, आगे क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो अब इधर देखो, दंड नायक भोज को कहा अलाउद्दीन ने, कहा तो हम तुम्हें दुश्मन कहे या शुभ चिंतक, और आप हमारा अच्छा सोच रहे हो, किस वजह से? तो भोज ने कहा बड़े दरबार में हमारा अपमान हुआ, उस अपमान का हम क्या लेना चाहते हैं? बदला लेना चाहते हैं, ओके, ध्यान रखना। तो स्टूडेंट अच्छे से,
चिड़ावा सेवा समिति रामनारायण चौधरी बता रखा। अरे भाई अब तुझे जो बता रखा है तू ठोक बाढ़। मैं बोल रहा हूँ चिड़ावा सेवा समिति अलग, अमर सेवा समिति अलग। रामनारायण चौधरी, प्यारेलाल गुप्ता, हरलाल खरा, ये पूरे शेखावटी क्षेत्र के ही थे। सब ने मिलकर ही दोनों की स्थापना की। इसीलिए मैंने शेखावटी किसान आंदोलन के लास्ट में लिखाया। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें। सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं था। मैंने क्या कहा, जहाँ पे संघ होता है, जैसे अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद बताया मैंने आपको, तो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना एक व्यक्ति ने नहीं की थी, पूरे भारत के 70 नेताओं ने मिलकर स्थापना की। उसका अध्यक्ष बाद में बनाया गया, उसका उपाध्यक्ष बाद में बनाया गया। इस बात को ध्यान रखें। अब सुनो और समझो। तो स्टूडेंट क्या होता है और क्या नहीं होता है, अच्छे से सुन लेना और समझ लेना। तो स्टूडेंट, भोज ने कहा कि अपमान का बदला लेना चाहता हूं और अलाउद्दीन सुनहरा मौका है, हमीर देव की स्थिति बड़ी नाजुक है, भेजो उल्लुग और नुसरत को। तो बताओ उल्लुग और नुसरत किधर गए? अरे बोलो, रणथंबोर गए। अब की बार तो हमीर देव चौहान कोई भी कोटिजन यज्ञ या मुनि रूप में बिजी नहीं थे। उल्लुग और नुसरत आए और रणथंबोर दुर्ग की बताओ क्या की? घेराबंदी की। घेराबंदी लंबे समय तक चली पर हमीर देव के सर्वश्रेष्ठ किल्लेबंदी को भेद नहीं सके। अब सुनो और समझो अच्छे से क्या होता है और क्या नहीं होता है, अच्छे से समझ लेना। स्टूडेंट, हमीर देव चौहान ने काफी दिनों तक अपनी किल्लेबंदी को बनाए रखा, सफलता नहीं मिल रही थी उल्लुग और नुसरत को। तभी याद रखना, हमीर देव चौहान ने एक दिन शाम को क्या किया और क्या नहीं किया, सुनना और समझना। स्टूडेंट, हमीर देव चौहान ने शाम होने वाली थी, एक दिन अंधेरा थोड़ा बहुत हो रहा था, तब हमीर देव चौहान ने अचानक रणथंबोर दुर्ग से आग के गोले बरसाए। बताओ क्या बरसाए? अरे बोलो। हाँ, सिक्कर के सामंत कल्याण सिंह ने लगान दर 25 से बढ़ाकर 50 कर दी गई, तो वर्दी कितने गुना हुई? 2 गुना या 1.5 गुना? अब आप खुद ही देख लो। अरे 25 से 50% की गई, 25 से बढ़ाकर नहीं की गई। तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, समझ में आ गया? 25 से बढ़ाकर नहीं की थी, मैंने क्या कहा था? 50% करों में वर्दी की। कितने प्रतिशत? तो 50% का कितना गुना होता है? तो फिर 25 से किसने बोला? अनिल, कहां तेरा माइंड है? भोगना है पूरा, तू तो घूम चुका है। 25 से 50%, 25 से 50% नहीं, पूरी 50% करों में वर्दी की। तो सोचो पहले कितने भी रुपए लेते थे, 50% वर्दी हुई तो कितने गुना हुई? इस बात को ध्यान रखें। और ये नहीं पूछेगा आपसे कि कितने गुना वर्दी हुई, 1.5 गुना, 2 गुना। तुम्हें पूछेगा सिर्फ तो सिर्फ कुंदन घटना, खुड़ी गांव की घटना। और तू अब मर रहा है, ये पर्सन लेकर आ रहा है। जब मैं ये पढ़ा रहा था तब तुझे नींद आ रही थी। अब मैं यहाँ पे ये युद्ध अभियान करवाऊं तेरे, ये आंदोलन 1.5 गुना 2 गुना करवाऊं। इसलिए कहता हूं, मरता हूं ऑनलाइन वालों के टाइम पे जब क्लास होती है ना, उस टाइम ले लिया करो, ताकि उस टाइम का डाउट उसी टाइम क्लियर हो जाए। इस बात को ध्यान रखें। सर, दंड नायक क्या होता है? दंड नायक का मतलब होता है जो जनता से करों की वसूली करता है और कोई अपराध हो जाता है तो उन्हें गिरफ्तार करता है। ध्यान रखें। तो इस बात को ध्यान रखें ऑनलाइन वालों, जो टॉपिक चलता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, दूसरे नहीं पूछे। क्योंकि देखो अब कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि भाई मैं तेरे उत्तर दूं या फिर टॉपिक से भटकूं। अगर तेरे ऐसे पर्सन, अब ऑनलाइन के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, ऐसे अगर हर एक क्वेश्चंस पूछने लगा तो फिर तो चौहान हो गए, मैं तुम्हारे डाउट ही क्लियर करूं। समझ में आया ना? आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि कल्याण सिंह ने 50% करों में क्या की? वर्दी की। और तुम्हें ये गाइडों में ये क्या करते हैं, वो गाइडें लेकर आ जाते हैं और गाइडों में पूछते कितने गुना वर्दी। अरे मेरे भाई, वो गाइड है,
गाइडों पर भरोसा नहीं करना है। आपको सवाल कभी भी ऐसे बकवास वाले क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, आपको यही पूछेगा कि खुड़ी घटना किससे संबंधित है, कब हुई और हाउस ऑफ कॉमन्स में जिक्र किसका हुआ। हाँ, माफ करें, अब नहीं पूछूंगा। नहीं, पूछो आप, पर कब पूछना है? जो टॉपिक चलता है उस टाइम। अब चल रहा है चौहान वंश, तुम ला रहे हो किसान आंदोलन, मैं पढ़ाऊंगा सभ्यताएं, तब तुम कहोगे हमीरदेव चौहान का कौन सा सेनानायक मारा गया। अब मैं सभ्यताओं में बताऊंगा हमीरदेव चौहान का सेनानायक। टॉपिक अच्छे से शानदार कब क्लियर होता है? ऑनलाइन वालों सभी सुन लेना, अच्छे से कह रहा हूं। जब टॉपिक, हाँ कोई बात नहीं, आप हाथों हाथ क्लास नहीं ले सके अगले दिन ले लो। अब जैसे आपने अगर कल का कोई सवाल पूछते हो कि सर कल आपने वो पढ़ाया था, तो आज तो डाउट क्लियर हो जाता है। अब किसान आंदोलन कब का अब पूछ रहे हो, फिर पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। ध्यान रखें इस बात को। तो सुनो और समझो आगे क्या होता है और क्या नहीं होता है। स्टूडेंट अच्छे से याद रखिएगा, जब आग के गोले बरसाए किसने? हमीरदेव चौहान ने। तो उल्लू और नुसरत खां खड़े थे। उल्लू खां की आदत बड़ी गजब की थी, आदत बड़ी गजब की थी। क्या आदत थी? उल्लू खां फालतू में कभी भी रहता ही नहीं था, कुछ न कुछ करता ही रहता था। तो उल्लू खां काफी लंबे समय से घेराबंदी तो चली रही थी, सफलता मिल नहीं रही थी। तो उल्लू खां ने क्या किया, एक छोटा सा तिनका लिया। क्या लिया? तिनका। और तिनका लेकर नाक में डाल रहा था और जोर जोर से क्या कर रहा था? ठीक है, ठीक है। तो नुसरत पास में ही खड़ा था। नुसरत ने कहा उल्लू क्या कर रहा है यार? तो उल्लू ने कहा देख भाई, खुली बात है, हम जीत तो नहीं पा रहे, किसको? रणथंबोर को। फालतू में खड़े हैं तो खड़े खड़े करे क्या, कम से कम छीके तो करे। ले तू भी छीके कर। नुसरत ने कहा मेरे को नहीं करनी छीके, तू ही कर। तो कहा ठीक है। तो उल्लू खां क्या कर रहा था बताओ? छीके। और आपको पता अचानक और भयंकर छींक आती है तो मुंह ऊपर जाता कि नहीं जाता है? तो बिल्कुल उल्लू खां को छींक आई भयंकर, ऊपर देखा तो ऊपर से क्या आ रहा था? आग का। तो उसे तो आग का गोला आता हुआ दिखाई दे दिया, वो वहां से भाग गया और खड़ा खड़ा गुद्दी कुचल रहा था। कौन? उसके ऊपर गोला आया और नुसरत खां सीधा। हाँ, उल्लू थोड़ा दूर खड़ा खड़ा यूं देख रहा गोले के नीचे का अस्तित्व में है या नहीं है, या पूरा जमीन में विलय हो गया। मतलब 100 बातों की एक बात गिनकर गांठ दे दो। रणथंबोर अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी का सेनानायक नुसरत खां मारा गया। और यही सवाल अभी तुम्हारे सेकंड ग्रेड पेपर में पूछा था, कान खोल के सुन लेना। तो यही क्यों याद करना बताओ? इसी अभियान पर तो हमीरदेव का भी एक सेनानायक मारा गया। कौन? आंखें किसकी फुड़वाई? गद्दारी किसने की? अब तक किसने की? भोज ने। अब सुनते रहो। जब नुसरत खां मारा गया तो उल्लू खां अपनी सेना लेकर यहां से भाग गया और भागकर पहुंचा बताओ किसके पास? अरे बोलो, अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी को जाकर कहा, अलाउद्दीन ने देखा तो कहा उल्लू तुम अकेले आए हो, नुसरत कहाँ है? तो उसने कहा नुसरत मारा गया गोला पड़ने की वजह से। तो अलाउद्दीन ने कहा चिंता मत करो, विशाल सेना लेकर ये स्वयं अलाउद्दीन जाएगा। कहाँ? तो बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी विशाल सेना लेकर आया, दुर्ग की घेराबंदी की, भयंकर तरीके से घेराबंदी चली स्टूडेंट, पर हमीरदेव की सर्वश्रेष्ठ किल्लेबंदी को भेदने में असफल रहा। तब अलाउद्दीन ने संधि का प्रस्ताव भेजा, किसको? हमीरदेव को। तो ये गलती हो गई हमीरदेव से कि उसने जो संधि का प्रस्ताव करने, मतलब संधि करने तो जिनको भेजा था उनका नाम रणमल और ये दोनों लालची थे ही थे। अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल और रत्तीपाल को कहा कब तक दंड नायक बनकर काम करते रहोगे? रत्तीपाल, हम तुम्हें रणथंबोर का राजा और रणमल तुम्हें हम बूंदी का राजा बनाना चाहते हैं, तुम साथ दो किसका?
अलाउद्दीन का। तो रणमल और रत्तीपाल ने गद्दारी की और दोनों मिल गए किस तरफ? बोलो, अलाउद्दीन की तरफ। तब हमीरदेव चौहान ने तय किया कि अब होगा केसरिया। क्या होगा? तो बिल्कुल उनकी रानी फूल कंवर ने कहा कि हम वीरांगनाएं शतरानियां क्या करेंगे? जौहर। तो सुनो अच्छे से, हमीरदेव चौहान अंतिम क्षणों तक लड़ते रहे किसकी सेना से? अलाउद्दीन की सेना से, और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। रानी रंगदे के नेतृत्व में रानियों ने क्या किया? जौहर किया। अब सुनो, क्षत्रियों की एक परंपरा हुआ करती थी कि कुंवारी लड़की कभी भी अग्नि जौहर नहीं कर सकती थी। इसलिए पुत्री जो देवलदे थी, उस देवलदे ने शरीर पर पत्थर बांधे। क्या बांधे? पत्थर। और रणथंबोर में तालाब था, उस तालाब के अंदर कूद कर अपनी जीवन लैला समाप्त की। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया ना। तो इतिहासकारों ने जब देवलदे ने पानी के अंदर, तालाब के अंदर कूद कर अपनी जीवन लीला समाप्त की, तो याद रखिएगा इतिहासकारों ने इसको एकमात्र जल जौहर भी कहा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था आपके रणथंबोर अभियान। सुनो, जब अलाउद्दीन ने रणथंबोर को जीत लिया तो अलाउद्दीन का दरबारी विद्वान अमीर खुसरो, कौन था? अमीर खुसरो ने रणथंबोर दुर्ग के लिए कहा, क्या कहा? आज कुफ्र का दरवाजा इस्लाम का घर हो गया। यानी कुफ्र का मतलब समझा कि जो धर्म के, मेरे धर्म के विरोध में खड़ा था, आज मैंने उसको भी जीत कर इस्लाम का घर बना दिया, गढ़ बना दिया। तो आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये मत था किसका? अमीर खुसरो का। कौन से दुर्ग के लिए? अब सुनो अच्छे से, छोटा सा एक ये समझ लो गजब का एक टर्निंग पॉइंट, जहां पर सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंबोर को फतेह कर लिया तो अलाउद्दीन खिलजी की नजर पड़ी मोहम्मद शाह पर। कौन से शाह पर? और मोहम्मद शाह भी लड़ा किसकी तरफ से था? हमीरदेव की तरफ से। मोहम्मद शाह पर नजर पड़ी। मोहम्मद शाह तड़प रहा था युद्ध में, क्योंकि लड़ा वो भी था, घायल हो गया था, वो तड़प रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने महावत को कहा, हाथी मोहम्मद शाह के पास लो, ये एक्स है, एक्स। हाँ हाँ, कहा हाथी उनके पास लो। तो हाथी लेकर गए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मोहम्मद शाह, हम तुम्हारी वीरता के बड़े दीवाने हैं, वीरता के बड़े दीवाने हैं। मैं तुझे वचन देता हूं कि तुझे मरने नहीं दूंगा, तुझे दिल्ली लेकर जाऊंगा, तेरा इलाज कराऊंगा, तुझे एकदम सही करवाऊंगा। पर वचन दे और बात बता कि तू जितना पहले वफादार था उतना वफादारी से वापस काम करेगा। तब मोहम्मद शाह ने, तड़पते हुए मोहम्मद शाह ने कहा कि सुल्तान, तेरा एहसान होगा कि तू मुझे दिल्ली लेकर जाएगा, मेरा इलाज कराएगा, मैं तैयार हो जाऊंगा। और मैं जब तैयार हो जाऊंगा तब क्या करूंगा? सुन, मैं तैयार होते ही सबसे पहले तुझे मौत के घाट उतारूंगा। हमीरदेव के कुल में अगर कोई भी जिंदा होगा उसे दिल्ली के सिंहासन पर बिठाकर उसका राज्य अभिषेक करूंगा। यहां कोई रणमल और रतिपाल नहीं जो बिक जाएंगे। ये बात किसने कही? मोहम्मद शाह ने। और कहा ये सब कामों को अंजाम देने के बाद मैं चिमना को लेकर हिमालय की वादियों में चला जाऊंगा। अलाउद्दीन ने कहा तुम्हारी यही बातें तो हमारी जान ले लेती है, पर अब तुम हमारे काम के नहीं रहे। कहा महावत, हाथी का पैर रख दो किसके भोगने पर? बिल्कुल, हाथी के पैर से सिर चिगदा दिया, फोड़ दिया मतीरे की तरह। किसका भोगना?
और फिर चला गया कौन? मेरा आपसे सवाल है, बताओ अलाउद्दीन ने रणथंबोर का कार्यभार किसे सौंपा? जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? अलाउद्दीन ने रणथंबोर का कार्यभार किसको सौंपा? 1 2 3 4 5, बता। हाँ तू बता। उल्लू खां को। बचा भी कौन था? उल्लू खां ही बचा था। तो याद रखिएगा, कार्यभार सौंपा किसको? उल्लू खां को। लिखो जल्दी से, फटाक से ये रणथंबोर पूर्ण करो। लास्ट पॉइंट बताओ, क्या लिखा आपने? अलाउद्दीन हमीरदेव संघर्ष। तो लिखो इसके अंदर जल्दी से, फास्टली। पहले लिखो कारण, कारण लिखो जल्दी से, फास्टली कारण लिखो स्टूडेंट। नंबर फर्स्ट कारण लिखो, अलाउद्दीन अपने चाचा, अलाउद्दीन अपने चाचा अलाउद्दीन अपने चाचा जलालुद्दीन के अभियान को सफल करना चाहता था। लिख लिया? दूसरा लिखो पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखो स्टूडेंट। और दूसरे पॉइंट में लिखो, कारण में ही लिखो, मोहम्मद शाह चिमना बानो प्रेम प्रसंग। मोहम्मद शाह चिमना बानो प्रेम प्रसंग। लिख लिया? नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। तीसरा कारण लिखो, लिखो हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन के विद्रोही सैनिक, अलाउद्दीन के विद्रोही सैनिक, विद्रोही सैनिक कौन? मोहम्मद शाह और के हब्रू को क्या दी थी? मोहम्मद शाह और के हब्रू को क्या दी? शरण दी। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो, अगले पॉइंट में लिख दो साम्राज्य विस्तार नीति। ये आपके प्रमुख कारण हो गए स्टूडेंट। अब लिखो सीधा पॉइंट आगे, लिखो अलाउद्दीन ने उल्लू खां व नुसरत खां के नेतृत्व में, उल्लू खां व नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंबोर अभियान पर सेना भेजी। सेना भेजी। लिख लिया? लिखो अगले पॉइंट में, इस समय हमीरदेव चौहान कोटिजन यज्ञ को पूर्ण कर
इस समय हमीरदेव चौहान कोटिजन यज्ञ पूर्ण कर मुनि रूप धारण किए हुए थे। मुनि रूप धारण किए हुए थे। मुनि रूप धारण किए हुए थे। आगे कोष्टक में लिख लो स्टूडेंट। बताओ कोटिजन यज्ञ के पुरोहित कौन थे? विश्वरूप। तो लिख दो आगे कोष्टक में कोटिजन यज्ञ के पुरोहित विश्वरूप। टैबलेट है कोई? आगे लिखो स्टूडेंट। पुरोहित लिख लिया। अब लिखो भीम सिंह व धर्म सिंह के नेतृत्व में। भीम सिंह व धर्म सिंह के नेतृत्व में रणथंबोर से सेना भेजी गई। रणथंबोर से सेना भेजी गई। रणथंबोर से सेना भेजी गई। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट। लिखो हिंदुवाट का युद्ध। हिंदुवाट या हिंदू घाटी का युद्ध। लिख लिया? 1299। 1299 लिख दिया। लिखो भीम सिंह व धर्म, पहले रुको, लिखो हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान वर्सेस उल्लुक खां व नुसरत खां। लिख दिया? परिणाम में एक मिनट, हमीरदेव से एरो निकाल कर लिखो सेनानायक कौन थे? भीम सिंह व धर्म सिंह। परिणाम में लिख दो हमीरदेव की विजय। हमीरदेव की विजय। लिख लिया? अब बताओ इसी अभियान के दौरान मारा कौन गया था? स्टार और नोट लगाकर लिखो। इस अभियान के दौरान, इस अभियान के दौरान अल्प खां के हाथों से अल्प खां के हाथों से भीम सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो, अगले पॉइंट में लिखो स्टूडेंट स्टार और नोट लगाकर। अब बताओ ये तो एक अभियान, फिर वापस बताओ अब हमीरदेव का एक सेनानायक गद्दार होगा, दीवान सॉरी कौन, और भोज जाकर किसे मतलब किसका साथ देगा? तो सीधा लिखो, पहले लिखो हमीरदेव चौहान ने, हमीरदेव चौहान ने धर्म सिंह को
अंधा करवाकर जेल खाने में बंद किया? कौन से खाने में? जेल खाने में बंद किया। जेल खाने में बंद किया तथा दीवान का कार्य किसको सौंपा? हाँ लिखो, भोज को सौंपा। दीवान का कार्य भोज को सौंपा। भोज को सौंपा। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट, लिखो भोज ये स्थिति संभाल नहीं सका। भोज यह स्थिति संभाल नहीं सका। भोज यह स्थिति संभाल नहीं सका। हमीरदेव ने, आगे लिखो, हमीरदेव ने भोज को दीवान के पद से हटाया। दीवान के पद से हटाया। तब भोज ने अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया। तब भोज ने अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया। तुम्हारे चल नहीं रहा है रे? यही तो बोल रहा हूं। हाँ, कमीनों इनके पास इतना भी मत बैठना, मतलब यहाँ पे 10 मिनट अगर बैठ जाए तो नींद आने लग जाए। ध्यान रखना इस बात को। हाँ देखो, आरामदायक स्टूडेंट लाइफ में याद रखना, आरामदायक लाइफ नहीं जिए, इस बात को ध्यान रखे। देखो हमने संस्कृत पढ़ी ना, संस्कृत थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ी 10वीं तक। तब एक हमने वो दोहा पढ़ा था, काक चेष्टा हाँ बको ध्यानम। काक चेष्टा का मतलब क्या होता है? बोलो। कौवे की तरह, क्या कागले के जैसे हो ना? काक चेष्टा बको ध्यानम, समझे ना? और उसके अंदर 2 बातें ध्यान रखो तुम तो। अल्पहारी ग्रह त्यागी। कौन सा हारी? हाँ, यानी 5 रोटी की भूख होती है, आधी रोटी खानी है। कितनी? यहाँ पे गिट के आते हो, मरते हो, और फिर यहाँ पे आकर करते हो हाँ, रोटी का पाचन करते हो। और ये स्टूडेंट लाइफ में अक्सर होता है, ध्यान रखना। सर जैसे क्लास में मोटिवेट करते, जैसे मैं तुम्हें मोटिवेट करता हूँ, बच्चों पढ़ो, कुछ कर दिखाओ, तब आप भी कहते हो बाप सोगन आज शाम को जाकर पढ़ाई स्टार्ट। हाँ बिल्कुल भावना आती है। और ये फीलिंग्स कब तक रहती है? जब तक शाम नहीं होती तब तक। सुनो, शाम हुई, अभी तक कर्तव्य के पथ पर है, अब रोटी पे डिपेंड। सुनो, हम रोटी खाने गए तो सब्जी बेटी बड़ी धुआंधार और खतरनाक टेस्टेबल सब्जी। हमने 8-10 रोटियां चूर कर टिका ली। अब भाई कह रहा है पढ़ाई करूंगा। अब सुनो, 5 मिनट नो डाउट वो किताब खोलेगा, बैठेगा, पढ़ाई करेगा। अब धीरे धीरे आंखें क्या होगी? भारी होगी। तो वो कहेगा थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो सुनो, फिर कहेगा टेबल पर से ही पढ़ाई नहीं हो रही है, काम करता है लेट के पढ़ाई करता है। भाई सो जाएगा, किताब हाथ में पढ़ेगा और एक हाथ पेट पे घुमाता रहेगा, क्योंकि बकरे की तरह तो खा लिया है। और किताब कब मुंह पे पड़ेगी पता ही नहीं, पर सुबह उठेगा तब तक कोर्स कंप्लीट।
सोया था तब पेज था फर्स्ट, अब वो किताब देखो सिर के पास थी, सुबह उठा था पैरों के पास मिली और लास्ट पेज खुला था, उसने कहा वाओ कोर्स कंप्लीट। तो ये फीलिंग्स आती है, इसलिए बिल्कुल फैक्ट है स्टूडेंट, यानी अल्पाहारी गृह त्यागी, अल्पाहारी का मतलब कम खाना और गृह त्यागी का मतलब विद्यार्थी जीवन के दौरान घर से लगाव थोड़ा कम रखे। इस बात को ध्यान रखना, घर से लगाव का मतलब प्रेम, माता पिता से प्रेम। क्योंकि हम क्या होते हैं, थोड़ा सा दुख होता है मम्मी को कहते, मम्मी अटो हुकोड़ी रोटियां देवे मन कोन भावे, मम्मी कहते कोई बात नहीं बेटा रे तू अपन पाछो घर आजा है ना। तो फिर ऐसे अगर हम करते हैं ना तो फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो कुछ कुछ स्थितियाँ ऐसी विद्यार्थी लाइफ में बनती है जो संघर्ष करना पड़ता है। मेरे छोरे जो हॉस्टल वाले रहते हैं ये तो गजब का, हॉस्टल में क्या रूम लेकर जो रहते हैं ये बड़ा संघर्ष करते हैं, पूरे दिन में एक बार खाना बनाते हैं और इनको अगर रूम पर जाने के बाद भूख भयंकर लगी हुई होती है और रोटी उसको पता मैंने बढ़ाई हो तो हो, पर वो तो भी किचन में जाकर कुछ संभालता है तो 3 दिन पुरानी रोटी मिलती है ना, तो भी वो कहता है आज तो भगवान मिल गए हैं, उसको भी गर्म करके वो टीका लेगा। ये भी ध्यान रखें स्टूडेंट। अब जब ये बात सोचो 1 मिनट के लिए कि हम घर पर होते तब कितना नाक बजाते हैं, सब्जी में थोड़ा सा नमक कम हो जाए तो मैं नहीं खाऊंगा। यही तो स्टूडेंट लाइफ है जहाँ पर सब कुछ देखने को मिलता, अच्छे से देखो। और शादियों के दौरान मैं तो कहूँ खाना बनाओ ही मत, शादियों में घूमते रहो और गिरते रहो, पर ध्यान रखे जिस शादी में जाओ वहाँ पर कोई जान पहचान वाला नहीं होना चाहिए। लिखो जल्दी से, बोझ किसकी तरफ मिल गया। अब लिखो, अलाउद्दीन ने पुनः उल्लुग व नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजी। अलाउद्दीन ने पुनः उल्लुग खां व नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजी, जिन्होंने रणथंबोर दुर्ग की घेराबंदी की। अब बताओ हमीर देव ने दुर्ग से कौन से गोले बरसाए। हाँ जी, भेजी जिन्होंने रणथंबोर दुर्ग की घेराबंदी की। लिखो हमीर देव ने दुर्ग से आग के गोले बरसाए। दुर्ग से आग के गोले बरसाए। लिख लिया? अरे लिख लिया ना, ओके। जिसमें अलाउद्दीन का सेनानायक कौन बोलो? नुसरत खां मारा गया। नुसरत खां मारा गया। अब बताओ विशाल सेना लेकर कौन आएगा? तो लिखो अलाउद्दीन खिलजी विशाल सेना लेकर। अलाउद्दीन खिलजी विशाल सेना लेकर रणथंबोर दुर्ग पहुंचा। विशाल सेना लेकर रणथंबोर दुर्ग पहुंचा तथा दुर्ग की घेराबंदी की। दुर्ग की घेराबंदी की। लिख लिया? अरे लिख लिया? लिखो जब अलाउद्दीन को सफलता नहीं मिली
जब अलाउद्दीन को सफलता नहीं मिली तब समझौते का प्रस्ताव भेजा, तब समझौते का प्रस्ताव भेजा। रणथंबोर, क्या लिखा आपने? प्रस्ताव भेजा, लिख लिया। अगले पॉइंट में लिखो हमीर देव ने, सीधा लिखो ना, हमीर देव के सेना नायक रणमल व रत्तीपाल ने, हमीर देव के सेना नायक रणमल व रत्तीपाल ने गद्दारी की तथा किसका साथ दिया? बिल्कुल लिखो, अलाउद्दीन का साथ दिया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना, सीधा हेडिंग डालो, रणथंबोर का साका, रणथंबोर का साका। कब हुआ रे? 11 जुलाई 1301। हमीर देव चौहान वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी। परिणाम में लिखोगे विजय। बताओ केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ? हमीर देव चौहान। के नेतृत्व में। जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? रानी रंगदेव के नेतृत्व में। जल जौहर, बोलो, देवल दे या ये लिखने के बाद लिखो यह राजस्थान का पहला प्रमाणिक क्या था? शाखा था। अलाउद्दीन ने रणथंबोर का कार्यभार बताओ किसे सौंपा? उल्लुग खां को। उसके बाद लिखोगे स्टूडेंट किसका मत? अमीर खुसरो का मत। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का क्या हो गया? गर हो गया। लिख लो जल्दी से। लिख लिया? जल्दी से लिखो।
जल्दी से लिखो। उसके बाद विरमदेव फिरोजा कहानी सुनाते हैं आपको। लिख लिया स्टूडेंट? जल्दी से लिखो। इसके बाद हेडिंग डाल दो, कहाँ के चौहान? जालोर के चौहान। कहाँ के चौहान? जालोर के चौहान। आप में से मुझे कोई बताएगा जालोर के चौहानों का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल चौहान खड़प। कौन था? कहां का था? किसे पराजित करके जालोर जीता? चुंडा को। कौन सा चुंडा? जूते पड़ेंगे, चुप बैठ जा। और कोई कौन बताएगा कीर्तिपाल चौहान कौन था, कहां से आया, किससे पराजित करके जालोर को जीता? पालीवाल बताओ, अब बताओ। जालोर का? नाडोल का? बिल्कुल सही बता रहा है, नाडोल का था कीर्तिपाल चौहान, बिल्कुल सही है। किसका पुत्र था? पराजित किसको किया जालोर के किस शासक को? नहीं पता? खड़प मर जाएगा कमीने। बैठो। बैठकर वापस दिमाग पे जोर लगा रहा, समर सिंह ही था यार। नहीं था। मस्त रहे। कौन बताएगा? गर्ल्स में से? अरे सर कहाँ पे नाम ले लिया आपने, हम बड़े मस्त हैं, उपदेश सुनने आते हैं बस। हाँ, वो छोटी कहाँ गई पता है? नो। बैठो, अब सुन लो और समझ लो, अच्छे से सुनना। धौलपुर का था। अच्छा बेटा, अपना जिला ठोक रहे कि धौलपुर का था सर जी। बोर्ड पर देखो और समझो पहले। कहाँ के चौहान स्टार्ट हो रहे हैं? तो पहले बोर्ड पर देख लो, फिर लिख लेना। जालोर के कौन से चौहान? सोनगराज चौहान। स्टूडेंट सबसे पहले लेते हैं जालोर का क्या प्राचीन नाम, बताओ क्या था? अरे बोलो, कौन सा पुर? जाबालीपुर। कौन सा पुर? अरे जोर से बोलो, कौन सा पुर? हाँ, जाबालीपुर। कौन सा पुर? हाँ, ऐसे ऑप्शंस चेंज होता है। ज्वालापुर। कौन सा पुर? फिर इसको जीतकर नाम रखा गया इसका जाबालीपुर। यानी जाबालीपुर के पहले भी क्या नाम था? ध्यान रखे इस बात को। फिर लिखोगे, बाद में लिखोगे, अभी नहीं। विग्रराज चतुर्थ यानी कौन से देव ने? बिसल देव ने इसे जीतकर इसका नाम क्या रखा? जाबालीपुर रखा। मतलब जावालापुर को जीतकर नाम क्या रखा? हाँ, जाबालीपुर रखा। पहले क्या नाम था? ज्वालापुर। तो तुम्हें सवाल पूछ ले कि ज्वालापुर को जीतकर किस शासक ने इसका नाम जाबालीपुर
पुरखा या ज्वालापुर या जाबालीपुर को जीतने वाला अजमेर का राजा कौन था? बिसलदेव चौहान। सुनो और समझो। नेक्स्ट, संस्थापक। कौन सा पक? तो संस्थापक जो था नाडोल के, कौन से डोल के? नाडोल के अलहण के पुत्र कीर्तिपाल चौहान ने, कौन से चौहान ने? कीर्तिपाल चौहान ने 1181 ईस्वी में, क्या है रे, 81 ईस्वी में जालोर के परमार शासक, कौन से वंश के? परमार शासक कुंतपाल को, कौन से पाल को पराजित कर जालोर पर अधिकार किया तथा चौहान वंश की स्थापना की। अब सुनो, एक विद्वान हुआ मुहणोत नैणसी ने कीर्तिपाल को कीतु एक महान राजा कहा। कौन सा राजा कहा? ध्यान रखिएगा, लिख लो जल्दी से।
लिख लिया स्टूडेंट? लिख लिया? जल्दी से लिखो। उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। कौन सा राजा कहाँ सर, समझ नहीं आ रहा है। लिखा हुआ है ना, नाडोल के अलहण के पुत्र कीर्तिपाल चौहान ने, यानी कीर्तिपाल चौहान कहाँ का था? नाडोल के राजा अलहण के पुत्र थे, जो आए कहाँ? जालोर। और 1181 ईस्वी में जालोर पर अधिकार था परमार शासक कुंतपाल का। किसका? उस कुंतपाल को पराजित करके, परमारों को पराजित करके अधिकार किया किस पर? जालोर पर। और नींव रखी कौन से वंश की? चौहान वंश की। ध्यान रखें इस बात को। लिख लिया सभी ने? अरे लिख लिया ना? अब बोर्ड पर देखो और समझो अच्छे से। जिस प्रकार रणथंबोर में भी छोटे मोटे राजा थे, वैसे छोटे मोटे राजा बनेंगे कहाँ? जालोर में भी। जैसे समर सिंह था, तो याद कीजिए कल मैंने पृथ्वीराज चौहान पढ़ाया, अरे पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको लिखाया था कि जालोर के समर सिंह ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की तरफ से भाग लिया। तो ये समर सिंह कोई और नहीं, कीर्तिपाल चौहान के पुत्र थे। कीर्तिपाल चौहान की 1182 में ही मृत्यु हो गई। कब? तो 81 में नींव रखी, 82 में मृत्यु हो गई, तब 82 में राजा बने कौन? समर सिंह, उनके पुत्र समर सिंह। ओके, और वही समर सिंह ने भाग लिया तराइन के युद्ध में। ओके, और बेटा कह रहा है समर सिंह को पराजित करके, बाप बेटे को पराजित कर रहा है ना। चलो सर, लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है? मुणोत नैन्सी ने कीर्तिपाल को कितु एक महान राजा का। यहां पर लिखो पहले जानकारी देने वाले ग्रंथ याद कीजिए, मैंने पहले ही लिखा दिया आपको। पद्मनाभ के कितने ग्रंथ है? एक कान्हड़ दे प्रबंध और वीरमदेव सोनग्रारी। हाँ जी, लिख लो जल्दी से। लिख लिया? अब बोर्ड पर देख लो अच्छे से, छोटे मोटे राजाओं को समझा देता हूं पहले। कीर्तिपाल के बाद राजा कौन बने? समर सिंह। समर सिंह के बाद राजा बने उदय सिंह। कौन बने? उदय सिंह। उदय सिंह के बाद राजा बने चाचिंग देव। कौन से देव? और चाचिंग देव के बाद राजा बने सामंत सिंह। कौन से सिंह? सामंत सिंह। और सामंत सिंह के पुत्र थे धुआंधार और खतरनाक, कान्नड़ देव। बोलो कौन? सोनगरा। कौन सा देव? कान्नड़ देव सोनगरा। शासनकाल था 1305 से लेकर 1311। ध्यान रखिएगा। तो सुनो और समझो। सर कित्तू क्या होता है? अरे भाई, हम जैसे किसी को उपनाम से पुकारते, जैसे उसका नाम तो कुछ ही हो, पर प्यार से हम उसको सोना, बाबू,
पता नहीं किस किस नाम से पुकारते हैं। उपनाम होता है कि नहीं होता है भाई? जैसे आपका डॉक्यूमेंटली या कुछ भी नाम हो, आपको घर में तो किसी और नाम से ही पुकारते हैं, सही है कि नहीं है? अरे सही है ना? तो वैसे ही मुनोत नैन्सी ने कीर्तिपाल को कीतू कहा। क्या कहा? कीतू। इस बात को ध्यान रखें। सर ये वही है जिन्होंने कहा लूटे हुए को लूटेंगे? बिल्कुल ये वही है कान्नड़ देव सोनगरा। बहुत बढ़िया, थोड़ा थोड़ा बेटों के दिमाग में आ रहा है। हाँ एक बात ध्यान रखना, जब पीछे पड़ा हुआ, जब उसी राजा का सेम हम पढ़ने लगे और पिछली वाली बात रिपीट हो जाए तो समझ लेना अब काजू बादाम खाने की जरूरत नहीं है, दिमाग काम करने लग गया। समझ में आया ना? और कान्नड़ देव को कल पढ़ा रहा, आज भी नया लगे तो समझ लेना काजू बादाम खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाप काट रहे हो। समझ में आया कि नहीं है? इस बात को ध्यान रख। कल याद करो मैंने बताया भी था कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात अभियान पर जा रही थी, पहुंची लोर ही लोर, तब रोका था कौन से देव ने? अपने साम्राज्य से गुजरने। तब बाद में कान्नड़ देव ने कहा हम लूटे हुए को। फिर वो सेना कहां गई रे? बोलो। मेवाड़ गई। कहां गई? मेवाड़ का राजा कौन था? बोलो। अब सुनो, यहां पे भी क्या आ रहा है? समर सिंह। और मेवाड़ का भी क्या है? तो इस समर सिंह का उस मेवाड़ के समर सिंह से कोई लेना देना ऐसे नहीं कि ये समर सिंह और वो समर सिंह देखो तो दोनों को के एक ही है। वो वैज है, ये यहीज है। अरे वो गुहिल वंश का है और ये चौहान वंश का। क्या एक नाम दो व्यक्तियों के नहीं हो सकते? क्या हो सकते हैं? तो कभी भी इतिहास में एक नाम सेम आ जाए तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। उस समर सिंह का इस समर सिंह से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया ना? तो सुनो और समझो। स्टूडेंट, राजा आपके सामने है कौन से सिंह? समर सिंह। स्टूडेंट, समर सिंह ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ तराइन के युद्ध में क्या लिया? भाग लिया। और चालुक्यों का खतरा था जालोर पर, तब इसने क्या किया? अपनी पुत्री थी एक लीला दे। कौन सी दे? लीला दे का विवाह कर दिया चालुक्यों के भीमदेव के साथ। किसके साथ? और हो गया जोता ही जोता। चले गए कौन से सिंह? समर सिंह। उसके बाद राजा बने कौन? उदय सिंह सोनगरा। कान खोल के सुन लेना, एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। कान खोल के सुन लेना। इसी उदय सिंह के समय दिल्ली के इल्तुतमिश ने, कौन से मिश ने, अटैक किया लोर ही लोर पर। जालोर दुर्ग की सर्वश्रेष्ठ किल्लेबंदी की किसने? इल्तुतमिश को सफलता। इल्तुतमिश घेराबंदी डाल के खड़ा था, लंबे समय तक घेराबंदी चली पर उसके सैनिकों को सफलता नहीं मिली। सैनिक जब घेराबंदी डाले खड़े थे तब इस इल्तुतमिश के सैनिक जो थे फैन हो गए। किसके? नोरा फतेह अली खान के, उदय सिंह के। किसके? हाँ, नोरा फतेह अली खान के फैन हो गए और बेटे दुर्ग के बाहर नाचने लगे, हाय गर्मी। मतलब समझे? दुर्ग के दौरान, मतलब घेराबंदी की थी ना, गर्मियों का सीजन था। और आपको पता हमारे जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर के बारे में तो पूछो ही मत। जैसलमेर के बारे में तो कहा जाता है मई, जून और जुलाई। पापड़ को सेकने की जरूरत नहीं, पापड़ को रेत पर रख दो, रेत उसके ऊपर थोड़ी सी डाल दो, ज्यादा नहीं, कैसे पूरा ही डाल दो, थोड़ी सी रेत डाल दो और रेत डालकर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 तक ही काउंट करना है। पापड़ फ्राई सीख जाएगा। और अगर तुमने 7 के बाद 8 9 10 11 और 15 तक चले गए तो पापड़ का
अस्तित्व ही खत्म। अरे जैसलमेर की तपन के बारे में तो ये कहा जाता है कि गर्मियों में चाय बनाने की जरूरत ही नहीं है, दूध के अंदर चाय पत्ती और अदरक वगैरह इलायची वगैरह डालकर रख दे तो आधे घंटे के बाद तो चाय तैयार। उबलने तो नहीं लगेगी रे। मतलब कहने का मतलब है कि इतनी भयंकर क्या पड़ती है। तो गर्मी से बड़े परेशान हो गए किसके सैनिक? अरे इल्तुतमिश के, कहा अलाउद्दीन के भाई। कौन से मिस के? अरे बोलो। इल्तुतमिश के सैनिक परेशान हो गए। तब इल्तुतमिश के सैनिकों ने इल्तुतमिश को कहा कि इल्तुतमिश अगर तू हमें जिंदा देखना चाहता है तो भाई सेना का पड़ा उठा और वापस चलते हैं। कहाँ? दिल्ली। तो स्टूडेंट इल्तुतमिश ने आखिरकार उदय सिंह को कहा कि उदय सिंह जी, हम एक ही शर्त पर वापस लौट कर जाएंगे, अगर आप हमारे साथ संधि करो तो। उदय सिंह जी ने कहा ठीक है, हम संधि करने को तैयार है। तो कहा बताओ संधि के तहत क्या करोगे? तो उदय सिंह जी ने कहा 500 ऊंट दे रहा हूं। कितने? इन 500 ऊंटों पर अपने सैनिक बिठा और चुपचाप चलता बन। किधर? दिल्ली की तरफ। और कहा कि नाम मात्र का मैं वार्स कर चुका दूंगा। कहाँ? दिल्ली। चुकाया ही नहीं। किसने? उदय सिंह ने। तो सुनो, एक विद्वान था हसन निजामी। कौन सा निजामी? हसन निजामी ने जालोर दुर्ग के बारे में लिखा कि जालोर दुर्ग इतना मजबूत था कि जालोर दुर्ग का दरवाजा कोई भी सुल्तान खोल नहीं सका, अर्थात उसको जीतने में क्या रहा? असफल रहा। हालांकि जीतकर तो बाद में कौन जाएगा? अलाउद्दीन जाएगा, पर दुर्ग का दरवाजा कोई भी शासक खुलवा, मतलब अपनी ताकत से खोल नहीं सका। खुला तो षड्यंत्र के तहत खुला। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर एक और मत बन गया कि ये मत किसका है? जिसने कहा कि जालोर दुर्ग का दरवाजा इतना मजबूत है कि दिल्ली का कोई भी सुल्तान इसे खोलने में सफल नहीं रहा। ये बात किसने कही? हसन ने। जानकारी किस में मिलती है? ताज उल मासिर में। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें। तो उदय सिंह एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। उसके बाद राजा बने कौन? बोलो बोलो। हाँ, चाचिंग देव। कुछ भी नहीं याद करना, आगे बढ़ो। अगले राजा कौन? कुछ भी याद नहीं करना है। आगे राजा कौन? बोलो। कान्नड़ देव का शासनकाल देखो। बोलो। तो बताओ दिल्ली में इसके समकालीन सुल्तान कौन था? बोलो। देखना कल पढ़ा है जो ऑटोमेटिकली रिवाइज होगा। कौन था? बोलो। अलाउद्दीन खिलजी का सपना क्या था? बोलो। विश्व विजेता बनने के लिए उसने सेना भेजी कौन सी रात पर? कितने सेनानायक थे? शाही सेना के सेनानायक कितने? पहला बोलो। उल्लुग खां। कौन था? दूसरा। मंगोल सेना के पहला, दूसरा। वो जा रहे थे कौन सी रात की तरफ? तब आए लोर ही लोर। जालोर के किस शासक ने गुजरने नहीं दिया? बोलो। फिर यही सेना गुजरात जाकर जब वापस लौट रही थी तो इससे खजाना किसने लूटा? बोलो। तो बताओ कारण तुम्हें पता चला कि नहीं चला कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण क्यों किया? आप सीधा कहोगे क्योंकि कान्नड़ देव ने अलाउद्दीन के गुजरात अभियान के समय रास्ता नहीं दिया तथा इसी अलाउद्दीन के खजाने को लूटा किसने? बोलो। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से ये वंशावली। लिखो जल्दी से। समर सिंह लिख लिया?
समर सिंह के एक एक दो दो पॉइंट लिखते रहो, समर सिंह का एक ही पॉइंट लिखो। लिखो इन्होंने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया। इन्होंने तराइन के युद्ध में किसका लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट में हेडिंग डालो उदय सिंह सोनग्रा। उदय सिंह सोनग्रा, उदय सिंह सोनग्रा लिख दिया। सीधा पॉइंट लिखो, इनके समय इल्तुतमिश ने, इनके समय इल्तुतमिश ने इनके समय इल्तुतमिश ने जालोर दुर्ग पर, जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया। जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया लिख लिया। सीधा अगले पॉइंट में लिखो इल्तुतमिश व, इल्तुतमिश व, इल्तुतमिश व उदय सिंह के मध्य, इल्तुतमिश व उदय सिंह के मध्य क्या हुई? संधि हुई, संधि हुई। इस संधि की जानकारी, इस संधि की जानकारी, इस संधि की जानकारी हसन निजामी ने, हसन निजामी ने ताज उल मासिर, ताज उल मासिर ग्रंथ में दी, ताज उल मासिर ग्रंथ में दी। यहीं पर लिख दो हसन निजामी का मत, हसन निजामी का मत, हसन निजामी का मत। लिखो जालोर दुर्ग का दरवाजा, जालोर दुर्ग का दरवाजा, जालोर दुर्ग का दरवाजा इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि दिल्ली का कोई भी सुल्तान इसे, दिल्ली का कोई भी सुल्तान इसे खोलने में सफल नहीं रहा, इसे खोलने में सफल नहीं रहा। लिख लिया? अरे लिख लिया ना, हेडिंग डालो। ये उदय सिंह ही है ना? अरे उदय सिंह ही है ना? एक पॉइंट और लिखो, क्या पता एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए और वो पूछ ले। लिखो उदय सिंह के समय, उदय सिंह के समय मेवाड़ के जैत्र सिंह ने, उदय सिंह के समय मेवाड़ के जैत्र सिंह ने जालोर पर आक्रमण किया, जालोर पर आक्रमण किया। लिख लिया? तब जालोर पर आक्रमण किया, तब उदय सिंह ने,
जैत्र सिंह के साथ समझौता स्थापित किया। समझौता स्थापित किया तथा अपनी पोती, किसका? रूपादे का, अपनी पोती रूपादे का विवाह किसके साथ किया? जूते पड़ेंगे, पोती है, दुष्टी गई के, अरे पोती है भाई, के जैत्र सिंह के साथ किया, जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ किया। मैं कहूं ना, इतिहास अगर तुम्हें लिखने को कहे ना, पूरा पाप काट दो, पोती का विवाह किसके साथ करवा रहे हो? जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ किया। लिख लिया? लिखो, इस संधि के तहत, इस संधि के तहत जालोर मेवाड़ संघर्ष समाप्त हुआ। जालोर मेवाड़ संघर्ष समाप्त हुआ। लिख लिया? अब बिल्कुल ये दोनों नाम लिख लो, चाचिंग देव, सामंत सिंह, और फिर बढ़िया धुआंधार और खतरनाक सर पहले समझौते में यही होता था क्या? धोख देने वाला? हाँ बिल्कुल, देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे माइंड में यह आ रहा है कि हार होती तो राजा अपनी पुत्रियों का विवाह कर देता। अरे पुत्रियां पहले खूब थी, विवाह तो करना ही था, पर जब साम्राज्य पर खतरे के बादल मंडराते तो राजा अपने साम्राज्य को बचाने के लिए सामने वाले ताकतवर राजा के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता। समझ में आया कि नहीं है? इस बात को ध्यान रखें। लिख लिया? हेडिंग डालो, कान्नड़ देव सोनगरा। लिखो जल्दी से, लिखो, कान्नड़ देव सोनगरा के समकालीन दिल्ली का शासक, कान्नड़ देव सोनगरा के समकालीन दिल्ली का शासक, दिल्ली का शासक कौन था रे? अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी था। लिख लिया? हेडिंग डालो स्टूडेंट, अलाउद्दीन कान्नड़ देव संघर्ष, अलाउद्दीन कान्नड़ देव संघर्ष, अलाउद्दीन कान्नड़ देव संघर्ष। लिख लिया? ओके, लिखो कारण, कारण, और कारण के अंदर लिखो स्टूडेंट, नंबर फर्स्ट कारण, कान्नड़ देव ने अलाउद्दीन के गुजरात अभियान के समय, कान्नड़ देव ने अलाउद्दीन के गुजरात अभियान के समय सेना को जालोर से गुजरने नहीं दिया।
सेना को जालोर से गुजरने नहीं दिया तथा सेना से क्या लूटा? बिल्कुल खजाना लूटा। लिख लिया? अगला पॉइंट लिखो स्टूडेंट। सेकंड, कान्नड़ देव द्वारा दिल्ली में, कान्नड़ देव द्वारा दिल्ली में अलाउद्दीन की बगावत, अलाउद्दीन की बगावत। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो। अगले पॉइंट में लिखो स्टूडेंट, विरमदेव फिरोजा प्रेम प्रसंग, विरमदेव फिरोजा प्रेम प्रसंग। लिख लिया? अगला पॉइंट लिखो, साम्राज्य विस्तार नीति, साम्राज्य विस्तार नीति। साम्राज्य विस्तार नीति लिख लिया? अरे लिख लिया ना? अब इसमें से मैंने आपको कितने कारण समझा दिए, जल्दी से बताओ। अरे बोलो। बस बेटों को दूसरे कारण दिख ही नहीं रहे, कहानी बाकी है। अरे सुनो, एक कारण तो रणथंबोर के दौरान ही पता चल गया, कौन सा? गुजरात अभियान वाला। दूसरा सुनो, कान्नड़ देव द्वारा दिल्ली में बगावत, किसकी? अलाउद्दीन की। तो क्या हुआ और क्या नहीं हुआ सुनना। देखो, आपको ये तो पता है कि जालोर फतेह कब हुआ? 1311 में। कब हुआ? ठीक है। कान्नड़ देव ने बगावत कब की? 1298 और 99 के दौरान, जब अलाउद्दीन ने किया गुजरात अभियान। समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनो और समझो। अब मैंने आपको कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले कहा कि मोहम्मद शाह और के हब्रू को शरण दी, उसके विरुद्ध अभियान करो। तो 1301 में फतेह किया कौन सा? रणथंबोर। उसके बाद तो अलाउद्दीन आने वाला था कौन से? लाहौर। पर बीच में एक तांत्रिक पहुंच गया दिल्ली। कौन? एक तांत्रिक दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली पहुंचकर अलाउद्दीन खिलजी को जाकर कहा, क्या पाल है, क्या ढाल है, क्या चाल है? समझे? राघव चेतन, जिसने पद्मनी के सौंदर्य का जिक्र किया, किसके सामने? अलाउद्दीन के सामने। तब अलाउद्दीन ने कहा कि अब हम जाएंगे चित्रकूट। कौन से कूट? यानी चित्तौड़ का पहले नाम था। हाँ, तो 1303 में आया कहा? चित्तौड़, और फतेह किया किसको? चित्तौड़ को। उसके बाद उसने कहा एक सेना नायक को 1305 में। कब? 1305 में उसने एक सेना नायक था, उसको कहा कि जाओ और अब फतेह करो किसको? जालोर को। तो जो सेना नायक भेजा था उसका नाम था एन आइन उल मुल्क मुल्तानी। ये एक ही नाम है, ये पूरा तुम्हें सिर्फ याद रखना, मुल्क मुल्तानी। किसको भेजा? मुल्क मुल्तानी को भेजा। तब मुल्क मुल्तानी जालोर आया, सीधा कान्नड़ देव से मिला। किससे? और कान्नड़ देव को जाकर कहा, देखो कान्नड़ देव, मरने के लिए तैयार हो जाओ। कान्नड़ देव ने कहा, वाह क्या बात है, आप हमारे घर में खड़े रहकर हमें ही मारने की धमकी। तब बिल्कुल मुल्क मुल्तानी ने कहा कि बिल्कुल, मुझे पता था कि जब मैं आपको वास्तविकता बताऊंगा तो आपका रवैया मेरे प्रति ऐसा ही रहेगा। तो कहा कैसी वास्तविकता? तो कहा कि वास्तविकता यह है,
कानड़देव के सुनो और समझो अच्छे से। का बताओ का तुमने अलाउद्दीन खिलजी की बगावत की 1298-99 गुजरात अभियान के समय। उस समय अलाउद्दीन तो नया नया बादशाह सुल्तान बना था। अब सुनो, 1301 रणथंबोर अभियान। पहले तो कहा 1299 गुजरात फतेह, क्योंकि जीत गई थी गुजरात में सेना। फिर का 1301 रणथंबोर विजय, 1303 चित्तौड़ विजय, और तुम 1305 जालोर विजय। वरना मेरी बात मानो और तुम अलाउद्दीन के दरबार में मेरे साथ चलो, उपस्थित हो जाओ अलाउद्दीन के दरबार में। तब कानड़देव सोनगरा ने कहा कि मुल्क मुल्तानी, तेरे कहने पर मैं चल तो लूंगा, पर तू मुझे वचन दे कि अलाउद्दीन कभी भी मेरे साथ ओछा व्यवहार नहीं करेगा। क्षत्रियों की मान मर्यादा का हमेशा ध्यान रखेगा। क्षत्रियों के कभी भी स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाएगा। क्षत्रियों को कभी भी चुभती बात नहीं करेगा, क्योंकि हमारे स्वाभिमान पर अगर उंगली उठी, ठेस लगी, तो हम भूल जाएंगे कि किसी के दरबार में उपस्थित हुए हैं। मुल्क मुल्तानी ने कहा वचन देता हूं कभी भी ऐसी बात नहीं होगी। तो मुल्क मुल्तानी इतिहासकार कहते हैं लेकर आ गया किसको? कानड़देव को। किसके दरबार में? अलाउद्दीन के दरबार में लाया। अलाउद्दीन को मुल्क मुल्तानी ने ये बातें बता दी कि तू अच्छे से ध्यान रखेगा, कभी भी ऐसी ऊंच नीच की बात नहीं करेगा भाई। वो क्षत्रिय है तो ठीक है स्टूडेंट। मुल्क मुल्तानी के कहने पर कानड़देव उपस्थित हुए दरबार में। काफी दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, दरबार में हंसी महफिल का समय था। किसका? हाँ, हंसी महफिल का समय था। नाच गान चल रहा था। ऐसी गिलासें भी भरी हुई पड़ी थी सोमरस से, जिसको तुम मैजिकल वाटर कहते हो। हाँ, ये देखो, आवाज भी सही समय पर आई है। तो सुनो और समझो। तो सुनो और समझो स्टूडेंट। हंसी महफिल का समय था, नाच गान चल रहा था, मध्यम मध्यम सा सॉन्ग भी चल रहा था, साउंड भी चल रहा था। अलाउद्दीन खिलजी भी मस्त था। अलाउद्दीन खिलजी नशे में धुत था, और अलाउद्दीन खिलजी नशे में धुत था और बढ़िया धीरे धीरे ठुमके लगा रहा था। बिल्कुल ऐसे ही वो नाच रहा था, क्योंकि हंसी महफिल और नाच गान चल रहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी जब नाच रहा था, तो अलाउद्दीन खिलजी की नाचते नाचते नजर पड़ी वहीं पर उपस्थित किसके ऊपर? विरमदेव पर, सॉरी कानड़देव पर। कानड़देव पर नजर पड़ी, तब अलाउद्दीन खिलजी को वो बातें याद आ गई। अलाउद्दीन ने कहा कानड़देव ने मेरे दरबार में उपस्थित होते समय काफी टर्म्स और कंडीशंस बताई थी कि ये बातों का ध्यान रखोगे। तब स्टूडेंट अलाउद्दीन ने ज्यों ही कानड़देव को देखा तो बातें याद आ गई। एकाएक कानड़देव की भी नजरें टकरा गई। किससे? बोलो, अलाउद्दीन से। तो ज्यों ही अलाउद्दीन से नजरें टकराई, तो अलाउद्दीन ने नाचते हुए अपनी मूंछों को क्या दिया? ताव, और अपनी दाढ़ी पर क्या घुमाया? हाथ, और नाचते नाचते ऐसे किया। इसका मतलब समझे कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जैसा कोई नहीं। जब ये बात किसके सामने दोहराई? कानड़देव भी बड़े गजब के थे। कानड़देव भी तो मस्त थे। कानड़देव ने भी अपनी मुच्छों को ताऊ दिया किसके सामने? अलाउद्दीन के सामने, और इशारा किया तो मेरे सामने कुछ नहीं है। ये बात चुभ गई किसको? अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन ने कहा ए डीजे वाले बाबू स्टॉप। हाँ,
अब अलाउद्दीन ने अच्छा हुआ कि सिर्फ नजरों से नजरें मिलाकर ही कहा, किसको? कानड़ देव को। अगर अंगुली वहां कर देते यूं, तो तुमने एक मूवी देखी गोलमाल, वो तुषार कपूर होता है ए ई ओ ए, है ना, और एक गोपाल भी होता है। गोपाल को कोई उंगली बता देता है तो गोपाल उसकी उंगली तोड़ देता है। तो अच्छा हुआ अलाउद्दीन ने उंगली करके नहीं कहा। अलाउद्दीन की जब नजरें टकराई और जब वापस वीरम कानड़ देव ने वो इशारा किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव की नजरों में नजरें डालकर कहा, हिंदुस्तान का ऐसा कोई क्षत्रिय पैदा नहीं हुआ जो अलाउद्दीन खिलजी का मुकाबला कर सके, अलाउद्दीन के सामने समक्ष खड़ा हो सके। ये बात कही तब कानड़ देव ने मन ही मन में कहा, बड़ी अच्छी बात कर दी सुल्तान, कयो हियो कि कदई भी क्षत्रिय रे स्वाभिमान पर उंगली मत उठाई छे। बड़ी ओછી बात करी आज। तू हिंदुस्तान री बात करे, थारे दरबार में खड़ो है कौन? कानड़ देव। कहा जाता है कि इस घटना के बाद कानड़ देव सोनग्रा दिल्ली छोड़कर कहां आ गए? बोलो। तब मुहणोत नैणसी, कौन? मुहणोत नैणसी विद्वान कहता है कि इसी कानड़ देव का पुत्र जो था वो भी जाया करता था कहां? दिल्ली। किसके दरबार में? अलाउद्दीन के दरबार में। तो कानड़ मुहणोत नैणसी अपने ग्रंथ में बताते हैं कि असली कारण तो कानड़ देव का पुत्र वीरम देव और अलाउद्दीन की छोरी फिरोजा, ये कारण था। फिरोजा वीरम देव प्रेम प्रसंग। तो देखो मुहणोत नैणसी क्या कारण बताते हैं। तो पहले एक बात बताओ, अपने अच्छे समय को देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरों की निंदा की कि नहीं की ना? और मैंने तुम्हें कल ही शायद बताया कि जब अपना अच्छा समय चलता है तब किसी भी दूसरे की स्थिति को देखकर उसकी हंसी मत उड़ाना, मजाक मत उड़ाना, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। बताया कि नहीं बताया? तो अभी देखना अलाउद्दीन के साथ भी क्या होता है। तो मुहणोत नैणसी कहता है कि कभी कभार अलाउद्दीन के दरबार में वीरम देव जाया करता था, कानड़ देव का पुत्र। और वीरम देव जालोर के थे, हमारे राजस्थान के थे। और कहता है मुहणोत नैणसी नैणसीरी ख्यात में कि जब वीरम देव गए किसके दरबार में? अलाउद्दीन के दरबार में गए, तब झरोखे में खड़ी थी रोजा ही रोजा फिरोजा। और फिरोजा की नजर पड़ी किसके ऊपर? वीरम देव के ऊपर। वीरम देव बड़े अच्छे दिखते थे, बढ़िया बॉडी सॉडी थी, पर्सनालिटी व्यक्तित्व बहुत अच्छा था। फिरोजा ने देखा तो फिरोजा देखती रह गई और अपने कमरे में चली गई। और वीरम देव वहां पर बिल्कुल दरबार में गए। अब स्टूडेंट फिरोजा बार बार देखने लगी किसको? वीरम देव को, क्योंकि उसे अच्छा लगता था। स्टूडेंट आखिरकार फिरोजा मन ही मन चाहने लगी किसको? वीरम देव को। अभी वन साइडेड लव है, एक तरफा प्यार है। वन साइडेड लव नेवर कॉल लव, ध्यान रखना। एक तरफा चाहत कभी भी प्यार नहीं कहलाती। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम रात को किसी को सपनों में देख लो और सुबह उठकर कहो अंजलि, ए अंजलि, है ना? हाँ, मूवी देखी है? कौन सी? बस इन कमीनों को देखो, हर बात पता है। मूवियों की बात कर लो, अभी बता देंगे। डायलॉग मैंने बोला सीधा बता दिया, धड़कन। हीरो कौन सा था रे? यह देखो। हाँ, अंजलि किसकी हुई फिर? पर उसमें मूवी का डायलॉग बड़ा गजब चला था कि अंजलि तुम मुझे भूल जाओ,
ये हो नहीं सकता और मैं तुम्हें भूल जाऊं होने नहीं दूंगा। और सब कुछ हो गया। सुनील शेट्टी वो चपले में ही बैठा रह गया और ले गया कौन? अक्षय कुमार। तो तुम भी कान खोल के सुन लो कमीनों, इन डायलॉग बाजी में घड़ियों में चक्कर काटने से कुछ नहीं होने वाला। एक दिन अजनबी आएगा और सिर्फ 7 चक्कर लगाकर हमेशा के लिए ले जाएगा और तुम रोते रह जाओगे। काइलाना झील के पास मिलोगे और बैठे बैठे करोगे दिल तोड़ दिया। और पहले बात, दिल जुड़ना भी चाहिए तब टूटेगा। तो सुनो और समझो। स्टूडेंट बिल्कुल एक तरफा, मतलब फिरोजा मन ही मन चाहने लगी किसको? विरमदेव को। आखिरकार जैसे तैसे करके विरमदेव, हाँ बिल्कुल सही है। और इनके किस्मत ही ऐसे ही। ये काइलाना, एक बात बताऊं, तुम्हारा जब दिल टूटेगा ना तो तुम कौन सी लाना जाओगे? काइलाना जाओगे। काइलाना झील के किनारे बैठोगे और छोटे छोटे या पत्थर लेकर कहां फेंकोगे? पानी में फेंकोगे। जब पानी में पत्थर फेंकोगे तब अंदर पानी से आएगा मेंढका, और मेंढक आकर क्या कहेगा तुम्हें? कहेगा कि साले तेरी सेटिंग तो टूटी टूटी, पत्थर फेंककर हमारी सेटिंग क्यों तोड़ रहा है? समझ में आया ना? मतलब जले पर और क्या छिड़क दिया? अरे बोलो, हाँ नमक छिड़क दिया। फिर तुम्हें और गुस्सा आएगा, फिर तो वहां पर भी बैठने के लायक नहीं रहोगे। आप भी कहोगे भरी बेइज्जती। और फिर उस समय इंस्टा पे वही गाने चलेंगे, मोए मोए। देख लो, मेंढक आके तुम्हारा हाल बेहाल करेगा। तो इसलिए कहता हूं तुम पढ़ लो, सक्सेस हो जाओ। अभी 1 साइडेड होगा, पर सफलता मिल गई तो 2 साइडेड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो सुनो और समझो। तो 100 बातों की एक बात, फिरोजा दिलो जान से चाहने लगी किसको? विरमदेव को। आखिरकार विरमदेव से मिली और विरमदेव को मिलकर कहा फिरोजा ने, कहा कि विरमदेव मैं आपसे प्रेम करती हूं और निकाह भी आपके साथ ही करना चाहती हूँ, शादी भी आपके साथ करना चाहती हूँ। तब विरमदेव ने क्या कहा? कान खोल के सुन लेना। कहा फिरोजा ये कभी भी नहीं हो सकता। तू मुझसे प्रेम करती है, अच्छी बात होगी, पर कभी भी हमारा विवाह नहीं होगा। तू भूल जा, क्योंकि मैं क्षत्रिय कुल का हूँ। मेरी कुल देवी आशापुरा माता है और मेरा क्षत्रिय धर्म और मेरी कुल देवी आशापुरा माता मुझे कभी भी अनुमति नहीं देती कि मैं एक गैर हिंदू महिला के साथ विवाह करूं। ये कहकर आ गया विरमदेव भी कहाँ? जालोर। अब उधर फिरोजा का दिल टूट गया। फिरोजा दौड़ी दौड़ी गई महलों में और जाकर अपने कक्ष में गई और कक्ष की क्या लगा ली? कुंडी लगा ली। चिटकली नहीं, इधर कह रहे कमीने चिटकली लगा ली। अरे ये शब्द पुराना हो गया। अब क्या लगा ली? हाँ, कुंडी लगा ली। अब सुनो और समझो। फिरोजा जब रोती रोती गई थी तो दासिया सभी देख रही थी। तो दासिया भी पीछे पीछे भागी और जाकर क्या खटखटाया? दरवाजा खटखटाया। फिरोजा ने दरवाजा नहीं खोला तो उन दासियों ने सोचा कि अंदर कुछ अनहोनी नहीं हो जाए, क्योंकि अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। तो सभी दासियों ने संदेश भेजा दरबार में अलाउद्दीन को, का फिरोजा रोती रोती आई है और कक्ष में गई है, दरवाजा नहीं खोल रही है। तब याद रखिएगा स्टूडेंट, क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो सुनना और समझना। स्टूडेंट, अलाउद्दीन खिलजी आया। अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे तैसे करके दरवाजा खुलाने का प्रयास किया। जब दरवाजा नहीं खुला तो कहा दरवाजे को तोड़ दो। जब दरवाजा तोड़ दिया गया तो अलाउद्दीन खिलजी अंदर गया। तो अंदर जाकर देखा तो फिरोजा बिस्तरों पर पड़ी मरी रो रही थी, पड़ी पड़ी रो रही थी। अलाउद्दीन खिलजी गया अपनी पुत्री के पास और जाकर कहा बेटा क्या हुआ?
तो पहले तो फिरोजा ने बताया ही नहीं, कहा बेटा बताओ क्या हुआ। तब फिरोजा ने कहा पिताजी मैं विरमदेव से प्रेम करती हूँ और विवाह करूंगी तो विरमदेव से, वरना किसी से भी नहीं। जब ये बात कही तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि देख बेटा हम तुर्क हैं, क्या है, और वो क्षत्रिय है, ये कभी भी नहीं हो सकता कि तुम्हारा विवाह उसके साथ हो। तब स्टूडेंट फिरोजा ने कहा अपने पिता को, कहा पिताजी अगर ऐसा नहीं हो सकता तो तुम भी सुन लो, मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, ट्रेन के नीचे आ जाऊंगी। हाँ, किसके नीचे? हाँ, ये तुम्हें बता रहा हूं कि फिरोजा की जिद कितनी थी। हाँ, ट्रेन थी उस टाइम। पालीवाल क्या कह रहा है? अरे तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं, समझ में आया नहीं आया? क्या कहा? मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, ट्रेन के नीचे आ जाऊंगी। हाँ, अलाउद्दीन ने और कहा नहीं बेटा ये नहीं हो सकता। तब फिरोजा ने वापस कहा मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, पंख के लटक जाऊंगी, विवाह करूंगी तो विरमदेव के साथ। सुनो, मतलब ये बात क्यों बता रहा हूं, यानी फिरोजा ने तय कर लिया था वर वरूंगी तो किसको? विरमदेव को, वरना मर जाऊंगी, शादी ही नहीं करूंगी। तो अलाउद्दीन खिलजी अपनी पुत्री से बड़ा प्रेम करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री की जिद को देखा तो अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान का मालिक था उस टाइम। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्री के प्रेम को देखकर कहा कि बेटा वचन देता हूं कि तेरा विवाह होगा तो किसके साथ? विरमदेव के साथ। और ये वचन देकर फंस गया कौन? अलाउद्दीन खिलजी। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से जाओ, चाय पी कर आओ।